नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपका लॉकडाउन गुजर रहा होगा। दोस्तों, मैं राकेश याग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के अगले पार्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, हम अच्छे से पढ़ रहे थे पीछे का। मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको हर प्रकार की तैयारी करवाई जाती है। 10th क्लास में अगर आप हैं तो 10th में साइंस, मैथ, इंग्लिश और एसएसटी 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से करवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो तो कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जा रही है। पूरे दिन क्लास यहाँ पर चलती रहती हैं अच्छे से। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद लाइव क्लास भी आएंगी, उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आपका काम है पढ़ने का और हमारा काम है पढ़ाने का। अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से हमें पढ़ाना है। हमारे अंदर हमें कोई कमी नहीं लगती, पूरी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, जी जान से आपके लिए लगे हुए हैं। लेकिन आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि वीडियो को आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना सा आपसे चाहते हैं, कोई पैसा आपसे नहीं लेते हैं और ना ही लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम जो ऐप आती है प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पर ऊपर जो सर्च नाम आएगा, सर्चिंग बटन जो आएगा, वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा ज्ञान का अड्डा, और आपको हमारा चैनल मिलेगा और उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको पीडीएफ वगैरह मिलती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, रक्त के बारे में चर्चा कर रहे थे। और रक्त के बारे में कितनी चर्चा हमने कर ली वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने रक्त के बारे में पढ़ा, रक्त क्या होता है। फिर मैंने बताया कि रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में बताया। उसके बाद मैंने बताया कि जो रक्त होता है उसमें रुधिर कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं रुधिर कोशिकाओं के बारे में। किसके बारे में? रुधिर कोशिकाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्लाज्मा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मैंने बताया भी था कि जो प्लाज्मा होता है बच्चा, प्लाज्मा हमारे रक्त कोशिकाओं, प्लाज्मा हमारे खून का कितने % भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। टोटल ये 100% होता है, तो 100% में से 55% भाग इसने बना दिया, तो रुधिर कोशिकाएं कितना % भाग बनाएंगी? 45% भाग बनाएंगे। कितना % भाग बनाएंगे बच्चा? 45% भाग बनाएंगे रक्त कोशिकाएं, जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चा, अच्छे से ध्यान रखना है इस बात को। उम्मीद करते हैं बात आपने यहां तक कल पढ़ी थी अच्छे से। आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? रुधिर कोशिकाओं के बारे में। किसके बारे में बच्चा? रुधिर कोशिकाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा सकते हैं, रुधिर कोशिकाएं। क्या? रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, रक्त का लगभग 45% भाग बनाती हैं। 45% भाग बनाती हैं। कौन बनाती हैं भाई? रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारे रक्त का लगभग 45% यानी 45% भाग बनाती हैं। 55% भाग कौन बनाता है? 55% भाग बनाता है प्लाज्मा। 45% भाग कौन बनाती हैं? दोस्तों, रुधिर कोशिकाएं बनाती हैं। रुधिर कोशिकाएं कितनी होती हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं तो ध्यान रखना। 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं होती हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले है लाल रुधिर कोशिका। लाल रुधिर कोशिका 1 नंबर। 2 नंबर की चर्चा करते हैं तो 2 नंबर आता है श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका। 3 नंबर हम चर्चा करते हैं तो 3 नंबर बात आती है प्लेटलेट्स की। किसकी बात आती है? प्लेटलेट्स की बात आती है। तो ये 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। कितने प्रकार के बच्चा? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं और ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं आज हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लाल रुधिर कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाल रुधिर कणिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा सकते हैं, लाल रुधिर कणिका। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है बच्चा, रुधिर कोशिका रक्त का कितने % भाग बनाती हैं? 45% भाग बनाती हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? अब हम चर्चा करते हैं
लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में। किसके बारे में बच्चा? लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में। लाल रुधिर कोशिकाएं या फिर कणिकाएं एक ही बात है। लाल रुधिर कणिकाएं या फिर कोशिकाएं एक ही बात है। इसे बच्चा आरबीसी भी बोलते हैं। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड कार्पल्स या फिर सेल। रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पल्स कहने का मतलब लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं कुल कणिकाओं का या फिर कुल रुधिर कोशिकाओं का, कुल रुधिर कणिकाओं का, कुल रुधिर कणिकाओं का लगभग 99% भाग बनाती हैं। 99% भाग बनाती हैं। यानी ध्यान रखना बच्चा, ध्यान रखना अच्छे से। यानी हमारी रुधिर कोशिकाएं अपने आप में कितने परसेंट होती हैं? अपने आप में 100% होती हैं। अपने आप में 100% होती हैं। उस 100% में से 99% भाग तो इनका ही होता है, अकेली लाल रुधिर कणिकाओं का। अकेली लाल रुधिर कणिकाओं का कितने परसेंट भाग होता है? अकेली लाल रुधिर कणिकाएं 99% भाग बनाती हैं। कितने परसेंट भाग बनाती है बच्चा? 99% भाग बनाती हैं। आई ना बात समझ में आपके? बिल्कुल आई है साहब। अब हम बात करते हैं इस लाल रुधिर कणिका में क्या पाया जाता है। लाल रुधिर कणिका में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं बाबू, ध्यान से समझना। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है किसके अंदर? लाल रुधिर कणिकाओं में। किसमें? लाल रुधिर कणिकाओं में। अब इसको समझो आप, अब इसको समझो। नाम तो है हीमोग्लोबिन, वर्णक क्यों नाम लिखा मैंने? वर्णक का मतलब होता है रंग पैदा करने वाला। ये रंग पैदा करता है। अब रंग पैदा किसमें करता है बाबू? ये रंग पैदा करता है किसके अंदर? ये रंग पैदा करता है हमारे खून के अंदर। हमारे खून को लाल रंग प्रदान करने का काम इसी का होता है। वर्णक का मतलब रंग पैदा करने वाला, और ये खुद रंग पैदा करता है, इसलिए मैंने क्या लिखा? इसके आगे वर्णक नाम लिखा है। हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आपको बताऊं तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग लाल इसी कारण होता है, इसी के कारण होता है, इसी के कारण होता है। यानी ये वही जालिम है जो रक्त का रंग लाल कर देता है। ये वही जालिम, ये वही दुष्ट तो नहीं कह सकते, बहुत काम की चीज है ये, दुष्ट नहीं कह सकते। ये वही वर्णक है जो क्या करता है? लाल रंग पैदा करता है रक्त के अंदर। लाल रंग पैदा करने का काम इसी हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन और क्या काम करता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का और CO2 का परिवहन भी करता है। ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करने का काम भी किसका होता है? इसी हीमोग्लोबिन का होता है। अब इससे आगे बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता। ये क्या होती है? केंद्रक विहीन होती हैं। केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन बोले तो बिना केंद्रक की होती हैं। केंद्रक विहीन होती हैं, केंद्रक विहीन होती है। केंद्रक विहीन का मतलब है बिना केंद्रक की होती हैं। कैसी होती हैं बाबू? बिना केंद्रक की होती हैं। इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ये केंद्रक विहीन होती हैं। ध्यान रखना है आपको अच्छे से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसका औसत आयुकाल कितना होता है। औसत आयुकाल पूछा जा सकता है आपसे। लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल या फिर आयुकाल, औसत आयुकाल या फिर जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ध्यान रखना। इनका निर्माण कहां पर होता है? इनका निर्माण होता है बच्चा लाल अस्थि मज्जा में। कहां पर? लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में इनका क्या होता है? निर्माण होता है। इतनी सी बात आपको लाल रुधिर कणिका के बारे में ध्यान रखनी है। इतनी ही बातें आपकी बुक में दे रखी हैं जो मैंने आपको लिखवाई हैं। यही बातें आपको बस याद रखनी है। लाल रुधिर कणिकाओं को हम क्या बोलते हैं?
आरबीसी भी बोलते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट, जो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये कुल रुधिर कणिकाओं का लगभग 99% भाग बनाती हैं। कुल रुधिर कणिकाओं का कितने परसेंट भाग बनाती है बच्चा? 99% भाग बनाते हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है? रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। क्या करता है? खून को, रक्त को लाल रंग प्रदान करने का काम किसका होता है? इसी हीमोग्लोबिन का होता है, इसी हीमोग्लोबिन का होता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ये केंद्रक विहीन होती हैं। कहने का मतलब इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। उसके बाद मैंने बताया इनका औसत जीवन काल या फिर आयु काल कितना होता है? 120 दिन का। उसके बाद इसका निर्माण कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। ध्यान रखना बाबू, इनका उपनाम भी ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम क्या है? इन्हें हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? इसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट इनको कहा जाता है। इन्हें हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आई ना बात आपके समझ में? बिल्कुल आई है, अच्छे से आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए यहां तक आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है, ये काम क्या करती हैं, इनका क्या कार्य है हमारे शरीर में। समझना, लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है वो हम पढ़ते हैं। 1 मिनट भाई, चर्चा करते हैं इनके कार्य के बारे में। इनका क्या काम है बच्चा? लाल रुधिर कणिकाएं क्या कार्य करती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन मानव शरीर में, समझो मानव शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का क्या करती हैं? CO2 का परिवहन करती हैं। परिवहन करना किसका कार्य होता है? इसी आरबीसी का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? इसी आरबीसी का कार्य होता है। लाल रुधिर कणिका का कार्य होता है फेफड़ों से CO2 लेके पूरे शरीर में देना, पूरे शरीर से CO2 लेके फेफड़ों में देना। किसका कार्य है? इसी WBC का कार्य है। किसका कार्य है बाबू? इसी WBC का कार्य है। ध्यान रखना आपको अच्छे से। चलिए इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी किसके बारे में? लाल रुधिर कणिका के बारे में। किसके बारे में? लाल रुधिर कणिका के बारे में इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। अब आगे बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है श्वेत रुधिर कणिका। हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? श्वेत रुधिर कणिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझना, 2 नंबर है श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका की चर्चा करते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या कार्य करती हैं? श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है बाबू, इसे WBC भी कहते हैं। WBC क्यों कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल यानी व्हाइट श्वेत ब्लड यानी रक्त यानी रुधिर सेल यानी कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका को WBC भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ध्यान रखना है बाबू अच्छे से। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। दूसरा नाम, जिस प्रकार से आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। चलिए अब देखो, ये हमारे शरीर में कहां पर निर्मित होती है, इनका जीवन काल कितना होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इनका जीवन काल दोस्तों, इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? इनका जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन होता है। 8 से 10 दिन का, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, याद हो जाएगा। इसके बाद इनका निर्माण कहां पर होता है दोस्तों? इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है।
कहां पर होता है बाबू? लाल अस्थि मज्जा में होता है, ध्यान रखना। कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। जिस प्रकार से आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, उसी प्रकार से इनका निर्माण भी कैसे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। कैसे होता है बाबू? लाल अस्थि मज्जा में होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इससे आगे। दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये रंगहीन होती हैं, रंगहीन होती हैं। कैसी होती हैं बाबू? रंगहीन होती हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होती हैं? रंगहीन होती हैं। कैसी होती हैं? ये रंगहीन होती हैं। इनके अंदर कोई रंग नहीं होता, इनके अंदर कोई रंग नहीं होता है। चलिए, अब बात करते हैं बच्चा, ये हमारे शरीर में काम क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है? दोस्तों, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य इन्हीं का होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम इन्हीं का होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखती हैं। जैसे ही कोई रोग हमारे शरीर में जीवाणु वगैरह जाता है, उस जीवाणु वगैरह को क्या करते हैं? ये खत्म करने का काम करते हैं। कौन? WBC। ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? सैनिक कोशिकाएं। बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। कितने प्रकार की होती हैं बाबू? ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है कणिकाणु, पहला प्रकार है कणिकाणु, दूसरा प्रकार है अकणिकाणु। कणिकाणु और दूसरा प्रकार है अकणिकाणु। कणिकाणु और अकणिकाणु 2 प्रकार हैं बाबू, ध्यान रखना। कणिकाणु और अकणिकाणु 2 प्रकार हैं। किसके? श्वेत रुधिर कणिका के। किसके बाबू? श्वेत रुधिर कणिका के। श्वेत रुधिर कणिका के 2 भाग हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु। ध्यान रखना है आपको अच्छे से। अब हम चर्चा करेंगे कणिकाणु क्या है, अकणिकाणु क्या है, इसको हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इससे आगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कणिकाणु के बारे में। किसके बारे में बाबू? कणिकाणु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, कणिकाणु क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कणिकाणु के बारे में मैं आपको एक एक बात अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप अच्छे से बता सकते हैं मेरे को, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कणिकाणु। इसका प्रकार, पहला प्रकार कणिकाणु। कणिकाणु, सबसे पहली बात यही है कि इनका उपनाम क्या है, इनका उपनाम क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कणिकाणु को हम क्या बोल सकते हैं? कणिकाणु को हम ग्रेनुलोसाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, इसे हम ग्रेनुलोसाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? ग्रेनुलोसाइट भी कह सकते हैं। ध्यान रखना है अच्छे से, इसका दूसरा नाम ग्रेनुलोसाइट। अब बात यह आती है कि कणिकाणु के अंदर कौन कौन सी कोशिकाओं को शामिल किया जाता है, कौन कौन सी कोशिकाओं को कणिकाणु के अंदर शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, समझना, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। बेसोफिल मैंने क्या क्या बताया? इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल,
इनके उदाहरण हैं, इसका उदाहरण है, इसके क्या हैं उदाहरण, इसके क्या हैं उदाहरण है। ध्यान रखना बाबू, इसके क्या है उदाहरण है। यानी कहने का मतलब ध्यान रखना है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कणिकाणु या फिर ग्रेनुलोसाइट प्रकार की होती हैं। कैसी प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट या फिर कणिकाणु प्रकार की होती हैं, जो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इससे आगे बात करें तो ये जो न्यूट्रोफिल होती है, न्यूट्रोफिल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रुधिर कोशिकाओं में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल समझना, न्यूट्रोफिल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC का क्या नाम है, न्यूट्रोफिल। क्या नाम है बच्चा, न्यूट्रोफिल। ध्यान रखना है बाबू, क्या नाम है, न्यूट्रोफिल नाम है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं WBC, कौन सी कोशिकाएं, WBC। वैसे कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं, श्वेत रुधिर RBC भी होती है, WBC भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है, लेकिन न्यूट्रोफिल की अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल ऐसी WBC होती है, वो सबसे अधिक मात्रा में मिलती है WBC की अगर बात करते हैं तो। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। ये था हमारा कणिकाणु की बात, ये बात थी कणिकाणु की जो आपको ध्यान रखनी थी। अब हम चर्चा करते हैं बाबू किसके बारे में, अब हम चर्चा करते हैं अकणिकाणु के बारे में। किसके बारे में, अकणिकाणु के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना, 2 नंबर अकणिकाणु। हम चर्चा करते हैं अकणिकाणु के बारे में। अकणिकाणु का उपनाम आपसे पूछा जा सकता है, इसका उपनाम क्या है, तो बाबू ध्यान रखना, इनका उपनाम है एक ग्रेनुलोसाइट। जिस प्रकार से उनका नाम ग्रेनुलोसाइट था, उसी प्रकार से इनका क्या नाम है, एक ग्रेनुलोसाइट। क्या नाम है बाबू, एक ग्रेनुलोसाइट इनका उपनाम है। अब दोस्तों ये कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, इसमें एक तो लिम्फोसाइट को शामिल किया जाता है। लिम्फोसाइट, क्या नाम बताया मैंने, लिम्फोसाइट व मोनोसाइट इसके उदाहरण हैं। ध्यान रखना है, लिम्फोसाइट व मोनोसाइट इसके क्या है बाबू, उदाहरण हैं। इनके अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से, पहले हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। किसकी बात करते हैं, लिम्फोसाइट की बात करते हैं। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी बाबू, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एक आपको ध्यान रखना है प्राकृत मारक कोशिकाएं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, प्राकृतिक लिख सकते हो, प्राकृत नहीं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ये 3 प्रकार की क्या होती हैं, लिम्फोसाइट होती हैं। लिम्फोसाइट का आपसे क्या पूछा जा सकता है बाबू, प्रकार पूछा जा सकता है कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से, 3 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ये लिम्फोसाइट की बात हो गई। बात करते हैं मोनोसाइट की। तो मोनोसाइट क्या करती है, ध्यान रखना। मोनोसाइट के बारे में मैं आपको बताता हूं, इस साइड में, यहां पर मैं आपको मोनोसाइट के बारे में बताता हूं। दोस्तों मोनोसाइट परिपक्व होकर किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती है। महाभक्षक कोशिकाओं में क्या हो जाती है, बदल जाती है। कहने का मतलब लिम्फोसाइट 3 प्रकार के हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम करते हैं, लेकिन ये जो मोनोसाइट है ना, ये मोनोसाइट ये परिपक्व हो जाती हैं। परिपक्व होकर के किसके अंदर बदल जाती हैं, महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती हैं।
किसमें बदल जाती है बाबू? महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती हैं। बात करते हैं महाभक्षण का मतलब क्या होता है, महाभक्षक का मतलब क्या होता है, समझना। अब देखिए, मोनोसाइट के बारे में मैंने आपको एक बात बता दी, ये महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित तो हो गई, लेकिन ये न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर भक्षण का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? भक्षण का कार्य करती हैं। भक्षण का मतलब जीवाणुओं को नष्ट करना। जीवाणुओं को नष्ट करना भक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? भक्षण कहलाता है। जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना भक्षण कहलाता है। तो ये वही कोशिकाएं होती हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। किसके साथ मिलकर के? न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर के। किसके साथ मिलकर के? न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर के। न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर के ये क्या कर देती हैं? जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। क्या कर देती हैं बाबू? जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। और खुद परिपक्व होकर के किसके अंदर बदल जाती हैं? खुद परिपक्व होकर के महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। किसके बारे में? श्वेत रुधिर कणिका के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये श्वेत रुधिर कणिका का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे चर्चा करते हैं 3 नंबर कोशिका की, और 3 नंबर कोशिका का नाम है बाबू प्लेटलेट्स कोशिका। कौन सी कोशिका? प्लेटलेट्स कोशिका। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्लेटलेट्स कोशिका के बारे में। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। 3 नंबर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में बाबू? प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। समझना अच्छे से प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए, प्लेटलेट्स, 3 नंबर जो कोशिकाएं हैं उनका नाम है प्लेटलेट्स। सबसे पहली बात, इनका उपनाम दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं इनको। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इन्हें बिंबाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? बिंबाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंबाणु भी कहा जाता है। इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, इन्हें हम बिंबाणु भी कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, और इन्हें हम बिंबाणु भी कहते हैं। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? तो समझना, इनकी संख्या की बात करते हैं। संख्या 3 लाख घन प्रति मिलीमीटर। कहने का मतलब 3 लाख पाई जाती है थोड़ी सी जगह में, 1 मिलीमीटर में। 1 मिलीमीटर में 3 लाख इनकी संख्या होती है। संख्या आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाबू, इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 10 दिन का। कितने दिन का? 10 दिन का। 10 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है, ये मृत्यु हो जाती है इनकी। इनका जीवन काल 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है बाबू? 10 दिन का होता है इनका जीवन काल, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये कोशिकाएं काम क्या करती हैं, ये कोशिकाएं कार्य क्या करती हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। इनका कार्य क्या है तो समझना, इनका क्या कार्य है दोस्तों, ध्यान रखना बाबू अच्छे से। ये जो है ना, ये चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। कौन? यही कोशिकाएं, यही प्लेटलेट्स, यही बिंबाणु, यही थ्रोम्बोसाइट। जैसे मान लो चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद हमारे शरीर से खून बहने लगता है। खून बहता है कि नहीं बहता? बिल्कुल बहता है बाबू। जैसे हमारे हाथ के चोट लग गई तो खून बहना शुरू हो जाएगा। तो उस खून को रोकने का काम किसका होता है? उस खून को रोकने का काम बाबू इन्हीं का होता है। उस खून को रोकने का काम इन्हीं का होता है। वो यही कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? खून को रोकती हैं, खून को जमा देती हैं, जिसको बोलते हैं खून का थक्का जमाना। किन का कार्य है? इन्हीं प्लेटलेट्स का कार्य है। इन्हें
प्लेटलेट्स का कार्य है जो आपको ध्यान रखना है। इतनी सी बात आपकी 10th क्लास की बुक में दे रखी थी जो मैंने आपको बता दी। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता बाबू? इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आई बात आपके समझ में? बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया करो अच्छे से, नोट्स इनके बना लिया करो। हाँ, अब हमारी जो कोशिकाएं थी वो कंप्लीट हो गई, हमारी कोशिकाएं थी वो कंप्लीट हो गई। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे बाबू? हम बात कर रहे थे रक्त के बारे में। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो कोशिकाएं, जो हमारा रक्त होता है, रक्त जो परिवहन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग खून रक्त था, दूसरा भाग हृदय था, तीसरा भाग रुधिर वाहिनियां थी। पहला पार्ट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, जो प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था। फिर मैंने बताया रक्त के अंदर रुधिर कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने किसको पढ़ना शुरू किया था? फिर हमने प्लाज्मा को पढ़ा, फिर हमने रुधिर कोशिकाओं को पढ़ा। रुधिर कोशिकाओं के बारे में हमने तीनों रुधिर कोशिकाओं के बारे में चर्चा कर ली। तो टॉपिक तो वही है, टॉपिक तो वही रक्त का है। अब हम पढ़ने वाले हैं रक्त के कार्य। क्या पढ़ेंगे बाबू? रक्त के कार्य पढ़ेंगे। भाई खून हमारे शरीर में क्या काम करता है, रक्त हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, वो बात हमें पढ़नी है। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं रक्त के कार्य। सबसे पहली बात खून हमारे शरीर में क्या काम करेगा? 1 नंबर काम, 1 नंबर कार्य क्या है? O2 का मतलब ऑक्सीजन व CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 को लाने ले जाने का कार्य किसका होता है बाबू? इसी रक्त का होता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त में जो आरबीसी पाई जाती हैं, वो क्या करते हैं? आरबीसी जो है ना, आरबीसी इस CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसका मतलब रक्त ही कार्य करता है, क्योंकि रक्त में ही आरबीसी पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन और CO2 का क्या करना? परिवहन करना, इसका काम है। दूसरा कार्य पोषक तत्वों को शरीर में स्थानांतरित करना। यानी जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये हो गए, वसा हो गया, ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं। और भोजन में जो ये पाए जाते हैं हमारे मतलब पोषक तत्व है, इन पोषक तत्वों को पूरे शरीर में वितरित करने का काम किसका होता है? पूरे शरीर में वितरित करने का काम इसी रक्त का होता है, इसी खून का होता है। खून छोटी आंच से पोषक तत्वों को ले लेता है और पूरे शरीर में क्या कर देता है? उसको पहुंचा देता है। बात ध्यान रखनी है आपको ये। इसके साथ साथ 3 नंबर में आपको बात बताता हूं। 3 नंबर इसका काम क्या है दोस्तों? ये शरीर के पीएच मान को नियंत्रित करता है। शरीर के पीएच मान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में ज्यादा पीएच मान नहीं होने देता, न ही ये नीचे होने देता है पीएच मान को, ना ऊपर होने देता है। हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो संतुलित रखने का काम किसका होता है? इसी का होता है। दोस्तों शरीर का तापमान नियंत्रित रखने का काम इसी का होता है। शरीर का ताप नियंत्रित करना भी किसका काम होता है? इसी खून का काम होता है। शरीर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करना किसका काम होता है? रक्त का ही काम होता है। इसके साथ साथ दोस्तों प्रतिरक्षा का कार्य करना। भाई हमारे शरीर में कोई रोग वगैरह आ जाता है तो उस रोग को खत्म करने का काम कौन करता है? रक्त करता है। क्योंकि इसमें जो WBC पाई जाती है खून में, वो क्या कर देती है? जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इसके साथ साथ दोस्तों 6 नंबर आपको ध्यान रखना है, हार्मोनों का परिवहन करना किसका काम होता है? इसी
रक्त का काम होता है। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन हमारी ग्रंथियों से निकलती हैं। जैसे हमारे गले में क्या पाई जाती है? हमारे गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन हमारे पूरे शरीर के लिए आवश्यक है। हमारे दिमाग में क्या पाई जाती है? हमारे दिमाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। उस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले पिट्यूटाइन हार्मोन की आवश्यकता हमारे पूरे शरीर में होती है। तो अब इस दिमाग से, इस गले से जो पूरे शरीर में जो हार्मोन जाएगा वो किसकी वजह से जाएगा? वो इसी रक्त की वजह से जाएगा। किसकी वजह से जाएगा? इसी रक्त की वजह से जाएगा, इसी खून की वजह से जाएगा। ये रक्त ही है जो क्या करता है? हार्मोनों का परिवहन करता है, तापमान नियंत्रित रखता है, हमारे शरीर का पीएच मान नियंत्रित रखता है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है, पोषक तत्वों का शरीर में परिवहन करता है। कौन करता है? रक्त करता है। ये था दोस्तों रक्त का कार्य। इससे आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में रक्त का प्रकार पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। हृदय के बारे में भी शुरू कर देंगे। तो वीडियो बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग मैं आपको दे रहा हूं। अच्छे से आप इनकी तैयारी कीजिए, जबरदस्त तरीके से इनको पढ़िए। फिर भी कोई तकलीफ होती है तो आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के जरिए हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। बस आपका काम है वीडियो को शेयर करना, अच्छे से पढ़ना, दमदार तरीके से पढ़ना, अद्भुत तरीके से पढ़ना। पढ़ाने का काम हमारा है, पढ़ा हम रहे हैं, पढ़ना आपको है। अब आप अगर गुस्ताखी करोगे तो वो आपकी कमजोरी है, आप उसके जिम्मेवार हो, आपकी कमजोरी है अगर आप गुस्ताखी करते हो तो। धोखा ना तो खुद को देना है ना अपने घर वालों को देना है। अगर आप धोखा देते हैं, आज आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके साथ तो धोखा है ही है, लेकिन आगे चल के आपके और बहुत बड़ा धोखा लगेगा। जो व्यक्ति आज के दिन नहीं पढ़ा हुआ है, जो पुराना व्यक्ति है, उसने जिसने उम्र ले ली है, उस व्यक्ति को पूछना पढ़ाई की कितनी अहमियत है। वो जब भी बात करता है कि अगर मैं पढ़ लेता तो बहुत अच्छा रहता, पढ़ लेता तो मैं बहुत अच्छा रहता। अब उसको पता है कि पढ़ाई की कितनी अहमियत है। आपको इस मौके को गंवाना नहीं है, इस मौके को दोनों हाथों से बटोरना है और अच्छे से तैयारी करनी है। 10th क्लास में आपको अच्छे से नंबर लेके आने हैं और उस नंबरों को लाने में हम आपकी सहायता करेंगे। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल आपके लिए तत्पर है। किसी भी सहायता के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको सहायता प्रदान करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपके सामने मैं रोजाना क्लास लेके आता हूं। रोजाना आपके लिए क्लास होती है, साइंस की होगी, मैथ की होगी, इंग्लिश की होगी, SST की होगी। तो क्लास में इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताता हूं। सभी टीचर अपने आप में अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बस आप अच्छे से पढ़ लिया करो। आज की इस वीडियो को यही विराम देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगले वीडियो तक आप जितने भी पीछे मैंने करवाए हैं उन वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से उनका नोट्स बना लीजिए। नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके काम की चीज़ है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय। मजे से रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।